बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का RD EduWorld एजुकेशनल चैनल पर। जैसा कि मैंने आपको बताया था, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम लोग नवोदय संबंधित तैयारी का पूरा कोर्स लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। इससे पिछला मेरा वीडियो आपको मेंटल एबिलिटी के पहले चैप्टर फिगर क्लासिफिकेशन को लेकर था। तो उसमें मैंने आपको नवोदय में गत वर्ष में पिछले 5 वर्षों में कुछ प्रश्न पूछे गए थे फिगर क्लासिफिकेशन से रिलेटेड, उनको मैंने आपको सॉल्व करके बताया था। तो आज हम मेन कोर्स की तरफ चलते हैं। इसी में तो हम पहला टॉपिक है मेंटल एबिलिटी का फिगर क्लासिफिकेशन यानी आकृति वर्गीकरण। तो आकृति वर्गीकरण यानी विभिन्न प्रकार की आकृतियों को किस प्रकार से हम समझेंगे कि ये किस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो उनमें कुछ खंड दे रखे हैं मैंने, तो उन्हीं को आज मैं समझाने के लिए यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। तो पहला पार्ट है हमारा बेस्ड ऑन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, यानी जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट से संबंधित आकृतियाँ होती हैं, जो अंग्रेजी भाषा के A to Z जो अक्षर होते हैं उनसे संबंधित आकृतियाँ होती हैं, उनसे संबंधित अगर प्रश्न आता है तो हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। उसमें 4 प्रकार के प्रश्न बनते हैं, 4 टाइप्स के प्रश्न बनते हैं आकृति वर्गीकरण में, ठीक है, जो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट से रिलेटेड होते हैं। तो ये आप नोट कर लीजिए। पहला पॉइंट है ये हमारा फिगर क्लासिफिकेशन के अंदर आएगा बेस्ड ऑन इंग्लिश अल्फ़ाबेट यानी अंग्रेजी भाषा के अक्षरों के आधार पर, ठीक है। उसमें 4 पॉइंट हैं, 4 तरह के प्रश्न बनेंगे अंग्रेजी भाषा के अक्षरों के आधार पर। पहला बनता है स्वर एवं व्यंजन यानी वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स के आधार पर। स्वर व्यंजन अंग्रेजी भाषा में जो होते हैं A, E, I, O, U, ये 5 अक्षर जो होते हैं वो स्वर कहलाते हैं, बाकी के जो लेटर्स होते हैं वो व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है। तो इनसे अगर संबंधित कोई प्रश्न बनता है तो बहुत ही सिंपल होता है। तो जब भी इस तरह के अगर आपको लेटर्स दे रखे हैं और उनमें से एक और निकालना है, एक अलग निकालना है, तो हम क्या करेंगे, पहले हम ये देख लेते हैं। ऐसा तो नहीं है स्वर और व्यंजन के आधार पर अलग हो रहे हो। तो आप देखिए पहला अक्षर U है जो कि आपका वॉवल्स है, N कॉन्सोनेंट है और O और E ये भी स्वर है, यानी सॉरी N नहीं है आपका U, O एंड E, यानी ये हमारा जो N है ये हमारा डिफरेंट होगा। इसका तो आंसर हुआ हमारा A, B, C और D। इसका आंसर हमारा हो गया B, ओके। सेकेंड हमारा आता है अक्षरों की बनावट के आधार पर। जो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट में जो अक्षर देते हैं उनकी जो बनावट होती है उसके आधार पर भी हम इसमें से अंतर निकाल सकते हैं। तो या तो अब ये देखिए आप बनावट कैसे पहचानेंगे। पहला अक्षर है B, उसके बाद है सेकंड R और T और P। अब इसमें देखिए इसमें राउंड शेप में दे रखा है, राउंड शेप में देखो, इसमें V में, R में एंड P में। तो इसमें डिफरेंस के कौन सा अंतर हुआ इसमें अलग हुआ हमारा C ऑप्शन, हमारा C। इसमें केवल लाइनें दे रखी हैं, आपको रेखाखंड दे रखा है और इसमें कर्व आकृति यानी घूमी हुई आकृति, घुमावदार आकृति इन तीनों में दे रखी थी, A, B और D में। बाकी C में कोई घुमावदार आकृति नहीं है। उसके बाद C पॉइंट आते हैं। तीसरा पॉइंट है अक्षरों में रेखाखंड यानी लाइन सेगमेंट जो के आधार पर। लाइन सेगमेंट क्या है, उनकी गिनती के आधार पर कर सकते हैं हम कि कितने लाइन सेगमेंट का यूज किया गया था इन अक्षरों में। सपोज करें ये अगला है, ये है F, N, K और E। अब इसमें आप देखिए इसमें 1, 2, 3 लाइन सेगमेंट, 3 रेखाखंडों का यूज किया गया। इसमें 1, 2, 3, इसमें भी 3 का, यानी ये समान हो गए। इसमें 1, 2, 3, इसमें भी 3 का प्रयोग किया गया। इसमें 1, 2, 3 एंड 4 ये हमारा अलग हो गया, ओके। नेक्स्ट है, इस तरह क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं अक्षर समूह के आधार पर, यानी जो अल्फाबेट हैं उनको समूह में रखा गया, उनसे कोई अगर शब्द बनता है, जैसे नोट बनता है NOT नोट, उसको उनके जो अक्षर आए उनको आगे पीछे करके उनको लिखा गया है, डिफरेंट तरीके से लिखा गया है, इसमें उसके आधार पर भी हमारा बनता है। जैसे पहला है TON, T का प्रयोग O का N का, इसमें भी NOT में भी TON का प्रयोग हो रहा है, यानी दोनों समान है। इसमें NQT, इसमें O नहीं है कहीं, इसमें भी O है, N है T, यानी A, B और D आपके समान है। इसमें डिफरेंस आकृति क्या है, इसमें है आंसर आपका B, ओके। तो इस तरह से फिगर क्लासिफिकेशन के अंदर पहला जो मैंने आपको हेडिंग बताया है वो है अल्फ़ाबेट के आधार पर किस तरह से हम क्लासिफाइड करेंगे फिगर्स को। अल्फ़ाबेट के आधार पर मैंने फिर से एक बार समझा देता हूँ। 4 तरीके से क्वेश्चन बनते हैं आपके।
एक तो होता है स्वर और व्यंजन के आधार पर, दूसरा होता है आकृति अक्षरों की बनावट के आधार पर, जिसमें कर्व आकृति हो सकती है, सादा सीधी लाइन हो सकती है, और अक्षर, और सी नंबर होता है अक्षर जो रेखाखंड होता है लाइन सेगमेंट की संख्या के आधार पर, कितने लाइन सेगमेंट का यूज किया गया है। फोर्थ होता है अक्षरों के समूह के आधार पर, इसमें हम देख लेते हैं किस अक्षर का प्रयोग इसमें नहीं किया गया और किसका प्रयोग किया गया है। ठीक है, इंग्लिश अल्फाबेट के बाद हम आपको बताते हैं दूसरा पॉइंट है इसका आकृतियों की स्थिति के आधार पर कैसे इसको हम वर्गीकृत करेंगे। तो इंग्लिश अल्फाबेट के आधार पर हमने 4 भागों में बांट दिया गया था। उसका दूसरा पॉइंट है हमारा आकृतियों की स्थिति के आधार पर। ओके, आकृतियों की स्थिति के आधार पर हम कैसे वर्गीकृत करते हैं, इसमें कुछ कंपोनेंट लिए जाते हैं आकृतियों में, जैसे ट्रायंगल लिया जाए, कोई लाइन सेगमेंट लिया जाए, रेखाखंड लिया जाए, या स्क्वायर लिया जाए, या सर्कल लिया जाए, तो उनके आधार पर हम कैसे इसको वर्गीकृत करेंगे। तो पहला आप देखिए, इसमें मैंने ये बना रखा है डायग्राम, इसमें आप देख सकते हैं, इसमें ट्रायंगल लिया, दोनों ट्रायंगल आप बीच में काट रहे हैं, त्रिभुज है ये, दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं, और उसमें 2 एरो ले रखे हैं, तीर ले रखे हैं। ठीक है, दूसरे में है एक आयत है और दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं और 2 एरो तीर ले रखे हैं, 2 सर्कल हैं, कट कर रहे हैं एक दूसरे को, और ये तीर है। इसी तरह से एक षटभुज है, ये भी एक दूसरे से काट रहे हैं और 2 एरो रखे, लेकिन इनमें समानता क्या थी, सभी में एरो है, सभी एक दूसरे काट रहे हैं, समानता तो सभी में समान हो गए, नहीं ऐसा नहीं है, कुछ इसमें अलग भी डिफरेंस भी है, वो ये है एरो देखिए दोनों, ये एक ही साइड में जा रहा है, ये एक ही साइड में नीचे की तरफ जा रहा है, ये अपोजिट साइड में जा रहा है, ये भी एक ही साइड में जा रहा है सेम साइड में, तो इसमें डिफरेंस क्या हुआ, सी हमारे आंसर में डिफरेंस हुआ। तो आकृति को हम ध्यान से देखेंगे गौर से तो हमें उसमें अंतर साफ नजर आ जाएगा, अगर आप पूरा ध्यान उसी पर फोकस करोगे तो। ठीक है, सेकेंड पॉइंट आता है हमारा आकृतियों के आधार पर, आकृतियों के आकार के आधार पर। इसमें क्या होता है, हम इसमें ले सकते हैं, आप ट्रायंगल ले सकते हैं, स्क्वायर ले सकते हैं, स्क्वायर, पंचभुज, षटभुज, इस तरह से अलग अलग आकृतियां लेंगे तो उसमें से एक आकृति भिन्न प्रकार की होगी। ठीक है, तो वो सिंपल है। इसमें कितनी भुजाएं 1 2 3 4 5 साइड दे रखी हैं। इसमें कितनी 1 2 3 4 5, इसमें भी 5 है, 1 2 3 4 5 है, इसमें 1 2 3 4, ओनली 4 साइड है, तो इसका आंसर हमारा डी हो गया। डी हमारे 4 साइड है, बाकी सब में 5 साइड ले रखी हैं। तो ये इस आकृतियों के आधार पर भी हम कर सकते हैं। दूसरा आकृतियों के घूर्णन, घूर्णन मीन्स होता है गति के आधार पर। गति का मतलब हो गया अगर आकृति क्लॉकवाइज यानी घड़ी की दिशा में घूम रही है, या एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी की विपरीत दिशा में घूम रही है, घड़ी घूमती है उसकी विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं, उसको भी हम देख सकते हैं। तो ये आकृति सभी में सेम है, बस केवल उनका क्या चेंज हो गया है, हमारा घूर्णन यानी घूमना, डायरेक्शन चेंज हो गया है। देखो ये हमारी पहली आकृति ये है, दूसरी ये है, इसमें क्लॉकवाइज घूमी और एरो उसी की दिशा में घूमा, उसी के अनुसार घूमा, एरो साथ में। इसमें भी आकृति घूमी, एरो घूमा, लेकिन इसमें आकृति घूमी लेकिन एरो हमारा डायरेक्शन चेंज, अपोजिट डायरेक्शन में एरो हो गया, तो इसका आंसर भी डी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है 5 पॉइंट है समान आकृतियों के प्रयोग के आधार पर। एक सी आकृतियों का हम प्रयोग करते हैं 2 या 3 एक साथ, तो उससे भी हम किसी एक में भिन्न आकृति का प्रयोग हो रहा है। सिंपल सा है, ये तो आपका ये सर्कल है, इसके अंदर ट्रायंगल का प्रयोग किया गया, बाकी सब में सेम। 5 भुजाओं वाली आकृति के अंदर 5 की है, स्क्वायर के अंदर स्क्वायर की है, ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल है, तो इसमें इसका आंसर हमारा डी हो गया। तीनों का आंसर डी था। बहुत ही सिंपल है, आपको केवल फोकस रखना है, आपको केवल फोकस रखना है डायग्राम पर। आपको ध्यान से देखोगे कोई ना कोई अंतर आपको तुरंत ही दिख जाएगा। एक एक पॉइंट आप देखते रहिए, एक एक पॉइंट देखने से आपके सामने तुरंत अंतर सामने आ जाएगा। तो अभी हमने अभी तक आपको ये बता दिया कि आपको 5 तरह के हमने प्रकार बता दिए जिनके आधार पर हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं फिगर। ठीक है, आकृतियों के आधार पर, चित्र की आकृतियों के आधार पर। एक तो इंग्लिश की वर्णमाला थी, उसके अंदर 4 पॉइंट हो गए थे, उसके अलावा ये स्वयं में अलग अलग 5 पॉइंट हो गए। ठीक है, अभी इसके बाद अगला पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, ठीक है, इसके बाद 6 पॉइंट है हमारा आकृतियों के विभाजन के आधार पर। आकृतियों की आकृति और उनके विभाजन के जो खंड हैं, कितने खंड में उनको विभाजित किया गया, इसके आधार पर हम चयन कर सकते हैं भिन्न आकृति का। जैसे ये 4 भागों में इसके खंड है, इसके 3 में और बाकी सभी के 4 भागों में खंड किया गया, तो इसका चयन करें। इसमें से भिन्न आकृतियों की हमारी बी नंबर, यानी ये इसमें 3 भागों में विभाजित किया गया है। उसके बाद 7वां पॉइंट हमारा है वस्तुओं की प्रकृति के आधार पर। प्रकृति का मतलब हो गया वस्तुओं के उपयोग और उनके उपयोग के आधार पर हम किस कह सकते हैं, वस्तुओं के उपयोग के आधार पर भी कह सकते हैं और उनकी आकृति के आधार पर भी कह सकते हैं। वैसे तो ये एक ही क्रम में ये पहनने वाले कपड़े, देखिए शर्ट है, फ्रॉक है, ये भी टी शर्ट है, ये पैंट है, लेकिन ये सब शरीर से ऊपर पहनने वाले कपड़े हैं, ए बी सी, और डी है नीचे पहनने वाले कपड़े। तो इसके आधार पर भी हम चयन कर सकते हैं प्रकृति, यानी क्या प्रकृति है उसकी। ठीक है,
तो हमारा इसका आंसर हो गया डी। बहुत ही सिंपल है, ये सब केवल थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको। और 8वां पॉइंट है हमारा 8th, शब्दों के आधार पर, शब्दों के आधार पर। तो शब्दों में वे शब्द हैं जिनका प्रयोग हम ये कह सकते हैं या फिर उनकी प्रकृति, शब्दों की प्रकृति के आधार पर कह सकते हैं। जैसे कि ये विद्यार्थी, अध्यापक, विद्यालय, शिक्षक देखने में एक ही लग रहे हैं, शिक्षा से संबंधित है, परंतु इसमें एक अंतर है। हमारा अंतर क्या है? विद्यार्थी, अध्यापक और शिक्षक ये सभी सजीव है और विद्यालय एक निर्जीव है। तो इस तरह से हम इसमें डिफरेंस ला सकते हैं, उसकी प्रकृति क्या है। ठीक है। और 9वां पॉइंट हमारा है विभिन्न डिजाइनों के आधार पर। इस तरह के क्वेश्चन थोड़ा सा टाइम लेते हैं, बाकी कठिन तो नहीं है, बिल्कुल मैं नहीं कहूंगा ये कठिन है, थोड़ा टाइम लेते हैं और पूरा फोकस मांगते हैं। इसमें क्या आपको देखने में सभी समान लग रहे होंगे। ठीक है। इनमें डिजाइन दे रखी है और इसमें देखिए एक सर्कल, मैंने पहले ही बताया था, इसमें जब इस तरह के प्रश्न होते हैं, विभिन्न आकृतियां होती है, हम चेक करते हैं कि कितनी आकृतियों को प्रयोग किया गया है, उसमें से कोई एक डिफरेंट आकृति तो नहीं। जब समान आकृतियां हैं तो फिर उनका किस स्थान पर रखा गया है ये मायने रखता है। तो इसमें देखिए बड़ा सर्कल था, उसके अंदर इसके 4 भाग किए गए। इसमें छोटी छोटी एक क्रॉस आकृति, एक ट्रेंगल यानी त्रिभुज की थी, एक स्क्वायर की थी और एक फिर अंदर सर्कल था। सभी में ये चीज मौजूद है। देखिए ट्रायंगल, सर्कल, स्क्वायर, क्रॉस, ट्रायंगल, सर्कल, ट्रायंगल, स्क्वायर, सर्कल और क्रॉस। उसके अलावा ट्रायंगल, स्क्वायर, क्रॉस, सर्कल। अब जब सभी में समान है तो फिर हम क्या करेंगे? इनके स्थान की बात आ जाएगी। जब हम इनको क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज चेक करेंगे, देखेंगे कि सर्कल के बाद इसमें ट्रायंगल आया है, यस। सर्कल के बाद क्रॉस के बाद ट्रायंगल आया, ओके। क्रॉस के बाद ट्रायंगल आया है, अब इनको एक दिशा में घुमा रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट, अब देखिए, अब क्रॉस के बाद ट्रायंगल आया है, यस। क्रॉस के बाद ट्रायंगल आया, नो, ये डिफरेंट हो गया, सीधा सा। ठीक है, बहुत ही सरल। ठीक है, ये फिगर क्लासिफिकेशन का आपका लास्ट पॉइंट है, 10 नंबर है। संख्याओं के आधार पर, संख्याओं के आधार पर कैसे वर्गीकरण किया गया, इसको देखिए, समझने की जरूरत है इसको। ये बहुत अच्छा पॉइंट भी है। इसमें इसको समझने के लिए आपको अर्थमेटिक में संख्याओं के बारे में थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। सम संख्याएं, विषम संख्याएं, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। सम संख्याएं क्या होती हैं और विषम संख्याएं क्या होती है? भाज्य, अभाज्य, प्राकृतिक, पूर्ण संख्या। वैसे मैंने थोड़ा सा हिंट के लिए आपके सामने लिख दिया है। अधिक जानकारी इसकी चाहिए तो आप नंबर सिस्टम वाला वीडियो आप देख लेना, हमारे चैनल में आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा, रोहित सर के द्वारा बनाया गया है। ठीक है। तो अभी हम यहाँ पहला क्वेश्चन हमने इसमें से लिया है 1, 3। इसमें हमने 2 एग्जाम्पल ले रखे हैं आपके लिए, ठीक है, समझाने के लिए, 1, 3, 6 एंड 5। इसमें ये आप चेक करिए, इसमें से 4 संख्याएं दे रखी हैं, तो इनमें से किस वर्ग में आती है? सम में, विषम में, एक इनमें से कोई अलग होगी, डिफरेंस होगी। देखो 1, 3 एंड 5, 1, 3 और जो 5 है ये आपकी विषम संख्याएं हैं, और जबकि 6 है ये सम संख्या, यानी ये आपकी इवन नंबर है। बाकी सब ये 1, 3, 5 आपके ऑड नंबर हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा 6 हुआ, यानी सी नंबर वाला। ये नेक्स्ट वाला है आपका 11, 17, 16 और 13। ये भाज्य और अभाज्य से रिलेटेड है। इसमें आप देखिए 11, 17 और 13 ये अभाज्य संख्या। अभाज्य जो संख्या है वो संख्या होती है जिनमें केवल स्वयं से और 1 से भाग जाता है, बाकी किसी से नहीं आता। और 16 है, इससे तो 1 से भी जा सकता है, स्वयं से भी आ सकता है और 4 से भी जा सकता है। तो ये हमारी समान हुई, और भिन्न हमारी कौन सी इसमें? सी नंबर। तो इस तरह से आपका फिगर क्लासिफिकेशन का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। इसमें 10 पॉइंट थे, सभी 10 या 10 पॉइंट को मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। आपको सिर्फ करना क्या है, एक बार वीडियो दोबारा रिमाइंड करके देखिए, आप पूरा वीडियो देखिए, और उसमें जो आपके जो हमने पॉइंट बताए गए हैं आपके 1, 2, 3, पहले पॉइंट में मैंने आपको बताया था कि अल्फ़ाबेट से रिलेटेड था, उसमें चार पार्ट्स थे। उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 10वां को आप जब नोटबुक पे लिख लोगे और फिर आप उनको पूरे कंसंट्रेशन के साथ एक बार रीड करोगे तो आपका ये वाला चैप्टर पूरा हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, मैंने आपके लिए एक होमवर्क भी दिया है, आप तुरंत देखिए, फटाफट बताइए कौन मेरे इसका आंसर बता रहा है। ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए दे रखा है, अगर आपको मैंने जितना आज को पढ़ाया वो आपको समझ में आएगा, इसका क्वेश्चन का आंसर आपको फटाफट कमेंट बॉक्स में जाकर देना है। और हाँ, मैं इसी तरह से आपके लिए वीडियो लाता रहूंगा, और आपका जो मेंटल एबिलिटी का पूरा पोर्शन मैं यही कराने वाला हूं। अगला मेरा इसका टॉपिक है समान आकृति परीक्षण। तो उसके लिए मेरे अगले वीडियो का इंतजार कीजिए, अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, उसके लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए, जिससे आपको मेरे आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर आपको मिलता रहे।